बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अहम ख़बर इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने क्या इंदिया दिया है, किस फ़ैसले का इशारा दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में क्या हलचल है, जस्टिस याह्या अफरीदी क्यों मुतहर्रिक हुए हैं, किस ज़िम्मेदारी का बेड़ा जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने कंधों पे उठा लिया है, अपने कंधों पे ले लिया है। एक तो नाज़रीन इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ की एक विकेट निशाने पे आ गई है, इस खबर पर भी बात करेंगे। आइनी तरमीम के हवाले से भी एक ख़बर है, उस पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की विकेट टारगेट कर लिया गया या टारगेट हो चुकी है। चंद रोज़ पहले नाज़रीन जो बलूचिस्तान NA 262 से जो रुकने असम्बली हैं, कौमी असम्बली के आदिल बाज़ई जो तहरीक इंसाफ से जुड़े हैं, अपोजिशन की सीटों पर बैठे हैं, लेकिन जब आज़ाद हैसियत में जीते थे तो बयान हल्फी उन्होंने मुस्लिम नवाज़ में शमूलियत का जमा करवाया था। तो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने डिस्क्वालिफिकेशन का स्पीकर कौमी असम्बली को भेजा था। उस रेफरेंस को फर्दर फॉरवर्ड कर दिया गया था स्पीकर अय्याज सादिक की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब इस नाज़रीन डेवलपमेंट के बाद सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि सुहेल सुल्तान रुकने असम्बली हैं, आज़ाद हैसियत में NA 4 सवाज से इलेक्शन लड़ा था और कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे। अब इनके ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस जो है स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब ने इलेक्शन कमीशन को रेफ़र कर दिया है। अब मामला क्या है? मामला नाज़रीन ये है कि नसरुल्लाह ख़ान हैं, सवात के रहायशी, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो सुहेल सुल्तान हैं ये कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने से पहले ये सरकारी मुलाज़म थे और उन्होंने अपनी सरकारी मुलाजमत के हवाले से झूठ बोला है। ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल के ओहदे पे रहे इलेक्शन लड़ने से पहले KP हुकूमत के दौर में, इमरान खान साहब के साबिक़ 2018-2013 तक के दौर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते रहे। तो इन्हें 2 साल तक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी, तो इन्होंने कंसीलमेंट की है, तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ नाअहली का आर्टिकल 63A का जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन को रेफ़र किया जाए। तो ये रेफरेंस भी स्पीकर अय्याज सादिक की जानिब से जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो भिजवा दिया गया है कि इसको देख लें, डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई बनती है नहीं बनती, कानून क्या कहता है, कानून के तकाज़े क्या हैं, क्या वो पूरे हुए हैं, अगर पूरे नहीं हुए तो फिर कानून में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो नाज़रीन की ये डेवलपमेंट हुई है। आइनी तरमीम के हवाले से नाज़रीन अगर हम बात करें तो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। साइम चौधरी साहब हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने कहा कि ये जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम है इसे बुनियादी हकूक़ के, अदलिया की आज़ादी के और आइन के मुनाफी करार दे के जो है वो ख़ारिज किया जाए। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि ये मुजव्वज़ा आइनी तरमीम अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है, अदलिया के मामलात में एग्जेक्टिव की मुदाखलत है, मुकन्नना की मुदाखलत है, और जो जजेस की एज ऑफ रिटायरमेंट बढ़ाने की बात की जा रही है तो ये तो जो आइन का बुनियादी ढांचा है उसको तब्दील करने के मुतरादिफ है। अब ये पटिशन नाज़रीन जो दायर हुई है इसमें वफाक को, स्पीकर को, सेनेट को और लॉ मिनिस्टर को फरीक बनाया गया है, लेकिन ये जो इन्होंने अपने नाम के साथ एडवोकेट लिखा है ना साइम चौधरी साहब ने, तो मुझे इसके ऊपर जो है मुझे एक सोच ज़हन में आती है, एक सवाल ज़हन में आता है कि जो चीज़ बनी नहीं, जो चीज़ किसी जगह पे मौजूद नहीं, अभी मसवदे तैयार हो रहे हैं, आइनी तरमीम के मसवदात पे मुशावरत हो रही है, उससे पहले ये कानून जानने वाले लोग हैं, कानून को की डिग्री लेके बैठे हैं, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। वो साढ़े पंजाबी के अंदर ना कि छोले दे के पास होना, अब मैं कहूँगा तो नहीं, लेकिन चीज़ें तो फिर ऐसी लगती है कि यहाँ पर भी छोले ही चले हैं और LLB की डिग्रियाँ हासिल कर ली गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन
सुप्रीम कोर्ट की खबर पे आ जाते हैं। आईनी तरमीम के हवाले से एक और भी खबर है, लेकिन उसको स्किप करके आगे लेके जाते हैं। लेकिन पहले जो खबर है वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जो हलचल वाली खबर है, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बेड़ा उठाया है, जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है। तो वो नाज़रीन मामला है जजेस में जो तलखियाँ हैं, जजेस में जो इख्तलाफात हैं। इख्तलाफात तो तब भी थोड़े बहुत मौजूद थे जब चीफ जस्टिस काजी फायसा ने अपने मनसब का हल्फ उठाया था 17 सितंबर 2023 को। कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो कोशिश में कामयाब ना हो सके। लेकिन इख्तलाफात अपनी जगह पे वो ख़त्म करने की कोशिश क्योंकि नहीं हो सकी कामयाब, तो वो इख्तलाफात अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन वो हल्के फुल्के थे। उसके बाद फिर नाज़रीन जब ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया तो ये इख्तलाफात मज़ीद बढ़ गए, इख्तलाफात में या तलखियों में इजाफ़ा हो गया। और इसकी मिसालें भी हमने देखी। और फिर वो सदारती ऑर्डीनेंस आ जाता है, लेकिन सदारती ऑर्डीनेंस से पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में होता है कि कानून कुछ कहता है और उस पर फैसले कुछ। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नामसाइद हालात की वजह से अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज करना पड़ा। तो जहाँ से हम बात कर रहे थे वहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो सदारती ऑर्डीनेंस आ जाता है। सदारती ऑर्डीनेंस के बाद जो इख्तलाफात जजेस में हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। जजेस के खतूत आते हैं, काजी फायसा उन खतूत का जवाब देते हैं। लेकिन ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि इस सदारती ऑर्डीनेंस से पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसमें क्या चल रहा था, कानून के क्या तकाज़े थे, रूल्स क्या कहते थे, और फिर उसमें क्या हुआ, हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन बहरहाल बात हो रही है जजेस के माबैन तलखियों की, इख्तलाफात की। तो अब नाज़रीन तलखियों के हवाले से हुआ ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो है वो महाज संभाला है या बेड़ा उठाया है, ज़िम्मेदारी संभाली है कि वो जजेस के माबैन ये जो तलखियाँ हैं, ये जो इख्तलाफात हैं, इसे कम करने के लिए पुल का किरदार जो है वो अदा करेंगे। और इसमें नाज़रीन जब जो हमें ज़राए की जानिब से बताया गया है, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस खबर का मुझे कैसे पता चला। इसमें जो हमें पता चला है कि जब याहिया अफरीदी साहब ने कोई चंद रोज़ पहले काजी फायसा साहब के साथ रब्ता किया कि मैं इन तलखियों के हवाले से जजेस को साथ बिठाना चाहता हूँ, तलखियों को कम करना चाहता हूँ, आपस में बिठाना चाहता हूँ ताकि हालात ठीक हों, माहौल ठीक हो। तो इस पर काजी फायसा साहब ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं, कोई अना का मसला नहीं, मैं अपने साथियों के साथ बात करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं उनके साथ बैठने के लिए भी तैयार हूँ, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ से कोई अना का इशू नहीं है। तो इस पे फिर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ठीक है, आपने ज़िम्मेदारी दे दी है तो मैं अब इस चीज़ को आगे लेके चलूँगा और कोशिश यही होगी कि ब्रिज का किरदार अदा करूँ और इन तलखियों को, इख्तलाफात को कम कर सकूँ। तो अब ये बेड़ा जो याहिया अफरीदी साहब ने संभाला है, और इस खबर का मुझे कैसे पता चला, हुआ नाज़रीन ये कि अदालत में जाते हुए मेरी नज़र पड़ गई याहिया अफरीदी साहब पे। याहिया अफरीदी साहब और काजी फायसा साहब जो है वो साथ खड़े थे। काजी फायसा साहब ने कोई बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे थे, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। काजी फायसा साहब याहिया अफरीदी साहब के साथ कोई बात कर रहे थे, उस पर याहिया अफरीदी साहब आगे से यूँ करते हैं, यानी कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो इंशाल्लाह होगा, मतलब मस्बत उन्होंने पॉजिटिव जेस्चर दिया। तो मुझे उससे ऐसा लगा कि शायद कोई इसमें ख़बर है, जो आपस में ये ठहर के, मतलब कोर्स में जाने से पहले आपस में जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ख़बर है। तो मैंने फिर अपने घोड़े दौड़ाए, ज़राए से पता किया, तो ख़बर ये निकली कि याहिया अफरीदी साहब चाहते हैं कि माहौल अच्छा हो जाए। काजी फायसा साहब ने 25 को उनकी रिटायरमेंट की एज भी करीब आ रही है, तो तलखियाँ भी कम हो जाएँ, इख्तलाफात भी कम हो जाए और माहौल भी ठीक हो जाए। तो एक तो नाज़रीन ये ख़बर आपके साथ हमने शेयर करना थी। अब काजी फायसा साहब ने नाज़रीन क्या इशारा दिया है, तो नाज़रीन बहुत सारे दोस्त जो बात करते हैं कि काजी फायसा साहब जो है अपनी रिटायरमेंट एज बनाना चाहते हैं, 3 साल की एक्सटेंशन चाहते हैं। हालांकि हमारे जो साथी इस चीज़ को लेके चल रहे हैं एज ए कैंपेन के तौर पे, एज ए प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे, और फिर सवाल करते हैं कि काजी फायसा ख़ुद आके क्यों नहीं बताते, वो आके ऐलान कर दें, प्रेस रिलीज जारी कर दें ताकि मामला क्लियर हो जाए। अब ये अपनी नौयत का अनोखा मुतालबा है। हालांकि ख़बरें दी जा चुकी हैं, ख़बरें छप चुकी हैं कि जब ये आइनी तरमीम आई थी, उस आइनी तरमीम के बाद काजी फायसा साहब ने, आइनी तरमीम की जब बात शुरू हुई तो काजी फायसा साहब ने हुकूमत को पैगाम दे दिया था कि मुझे नहीं चाहिए,
मैं बिल्कुल 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद फिर भी ये कैंपेन चलती रही। उसके बाद जब ये आईनी अदालत वाला मामला आया कि एक और अदालत बनाई जाएगी जिसमें आईनी मुकदमात की समाअत होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात की समाअत होगी, उसके लिए आईनी तरमीम की जाएगी और इस अदालत का जो चीफ जस्टिस है वो काजी फ़ाइज़ को बनाया जाएगा। तो पिछले दिनों हमने आपको खबर दी कि काजी फ़ाइज़ साहब ने उस मुजवज़ा आईनी तरमीम में या पैकेज में उनसे मुतल्लिक़ अगर कोई चीज़ है कि उन्हें पहली आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस बनाना है, तो उस हवाले से भी हुकूमत को पैगाम पहुँचा दिया और वह पैगाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचा दिया गया, उन तक पहुँच गया। उसमें भी यही था कि काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि मैं 25 अक्टूबर को अपनी ज़िम्मेदारियों से सुबकदोश हो जाऊंगा और मैं रिटायर हो जाऊंगा। मेरे लिए आईनी तरमीम में आप कुछ ना रखें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद फिर प्रोपेगेंडा किया गया। आज भी सवाल उठाया जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ साहब खुद क्यों नहीं बताते। हालांकि अगर होती ना वाक़याती शहादतों को देखा जाए, सरकमस्टांशियल जो एविडेंस होते हैं उनको देखा जाए, तो दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल कि काजी फ़ाइज़ साहब 25 अक्टूबर को जा रहे हैं। वो किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं ले रहे। आज के दिन की अगर हम बात करें तो किसी किस्म की वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे। और ये मैं किस एविडेंस की बिना पे कह रहा हूँ, किस वाक़याती शहादतों की बिना पे कह रहा हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट निकालें, सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट निकालें और कमरा अदालत नंबर 1 जहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बैठ के मुकदमात की समाअत करते हैं, उसकी कॉज लिस्ट को बगौर पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे आपको कुछ नॉलेज है, जो हमारे साथी बात करते हैं वो भी पढ़ें, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो मुकदमात उनकी अदालत में लग रहे हैं आजकल, ये क्यों लगाए जा रहे हैं, इन मुकदमात को लगाने का मकसद क्या है, उन मुकदमात को लगाने से काजी फ़ाइज़ साहब इशारा क्या दे रहे हैं, इंदिया क्या दे रहे हैं। काजी फ़ाइज़ साहब की अदालत में नाज़रीन, आप अगर कॉज लिस्ट को नहीं जानते, नहीं पढ़ सकते, कानूनी चीज़ों को नहीं जानते, उसमें नज़र-ए-सानी के मुकदमात ज़्यादा लगे होते हैं। और कौन से नज़र-ए-सानी के मुकदमात, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने जिन मुकदमात के फ़ैसले किए 2023 सितंबर के बाद जो किए, 2024 से लेके जो किए, उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें आई हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब उन नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तों को सुन रहे हैं। उन नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तों को उनकी अदालत में लगाया जा रहा है। और उससे ये बात ज़ाहिर होती है कि काजी फ़ाइज़ साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले, 25 अक्टूबर की रिटायरमेंट से पहले, सुप्रीम कोर्ट छोड़कर जाने से पहले, वो जो नज़र-ए-सानी उनकी दरख्वास्तों, उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आ चुकी हैं, उन्हें सुन के डिसाइड करके जाना चाहते हैं। और काजी फ़ाइज़ साहब कैसे बताए जी कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, कोई मनसब नहीं चाहिए, कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर, और वो कैसे बताए। तो ये चीज़ें नाज़रीन हमने नोट की हैं, तो हमने कहा आपके साथ भी शेयर कर लें। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी ख़बरें हैं, जिसमें एक तो ये है कि इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा और दूसरी जो उनकी बहन है, उन्हें अदालत में, ATC अदालत में पेश कर दिया गया है। और जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से मज़ीद 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया है। अब इस पर क्या होता है, जिस्मानी रिमांड मिलता है, जिस्मानी रिमांड नहीं मिलता, इस पर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन आज ये जो एहतजाज का मामला है तहरीक इंसाफ का, कि D चौक पे एहतजाज करेंगे, तो जो मुकदमात दर्ज हुए हैं उस मुकदमात के इंदराज के बाद सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि पुलिस मुतलका लोगों को गिरफ़्तार कर रही है, मुल्ज़मान की गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं, जिसमें अब मज़ीद 27 अफ़गानी शहरियों को गिरफ़्तार किया गया है, जिन पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने पुलिस पे पथराव किया और रोड्स को ब्लॉक किया। अच्छा, ये जो रोड्स ब्लॉक करने का ख़ास तौर पे D चौक के ऊपर जो कंटेनर रखे गए हैं, बाकी तो पूरे इस्लामाबाद में जो मामलात ज़िंदगी हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं, रास्ते खोल दिए गए हैं, लेकिन D चौक वाला रास्ता बंद था। तो आज ये डेवलपमेंट हुई है कि D चौक वाला जो रास्ता है उसे भी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से खोल दिया गया है, चारों अतराफ़ के रास्ते खोल दिए गए हैं। अब आप आसानी के साथ D चौक तक आ सकते हैं, शहरियों को किसी किस्म की दिक्कत, मुश्किल या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक और चीज़ भी है नाज़रीन, जो कि PTI के एहतजाज से जुड़ी है। रावलपिंडी में जो लियाकत बाग पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया था, 28 सितंबर के हवाले से जो मुकदमात दर्ज किए गए PTI के लियाकत बाग में प्रोटेस्ट के हवाले से, उसमें नाज़रीन 2 मुकदमात में पुलिस की जानिब से PTI के 25 जो अरकान या रहनुमा हैं उनके अरेस्ट वारंट जो है मुतलका अदालत से हासिल कर लिए हैं, जिसमें
आमिर मुग़ल हैं, बाकी मकामी क़यादत है और दूसरे मुतल्लिक़ा लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो अब अदालत ने हुक्म ये दिया है कि 21 अक्टूबर को इन लोगों को गिरफ़्तार करके जो है वो अदालत के सामने पेश किया जाए। तो एक नाज़ी ये डेवलपमेंट भी हुई है। और ATC अदालत से जहाँ पर आज इमरान खान साहब की बहनों को पेश किया गया है मज़ीद जिस्मानी रिमांड के लिए, उस अदालत की जानिब से अली अमीन गंडापुर के अरेस्ट वारंट भी जो है वो जारी किए गए हैं। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।